हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550 के बीच में जो काल रहा था और भारत का क्या इतिहास रहा था इस बीच में, तो वही हमें आप इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस क्या है, आपका चैप्टर क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपकी ये बुक है जिसमें भारत का इतिहास बता रखा है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका है स्रोतों का सर्वेक्षण। के स्रोतों का सर्वेक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं हम, तो पूरी ही चैप्टर में साहित्यिक स्रोतों के बारे में बता रखा है और अभिलेखों के बारे में बता रखा है। तो ये टॉपिक मैं आपको आज कवर करवाऊंगी। नेक्स्ट इसमें आता है दिल्ली की सल्तनत, सत्ताधारी अभिजात वर्ग, सेवा संस्कृति, इक्ता प्रणाली को लेकर भी बहुत ज़्यादा ये प्रचलन में रही थी। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसमें क्या आना है। राजनीतिक सत्ता की अभिव्यक्ति, स्मारक और अनुष्ठान, सब मृदभांड वगैरह देखने को मिलेंगे। आगे चलकर हम देखेंगे एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल अथॉरिटी, मॉन्यूमेंट्स एंड रिचुअल्स वगैरह भी हम देखने को मिलेंगे इसमें। और यहाँ तक कि राजनीतिक संरचनाएँ, इट मीन्स कि चैप्टर 4 हमारा है राजनीतिक संरचना। चैप्टर 5 है राजनीतिक संस्कृतियाँ, गुजरात। अब विजयनगर और गुजरात के बारे में है। पुराना सिलेबस कुछ और था लेकिन विजयनगर उसमें इन्वॉल्व था, गुजरात नया टॉपिक आया है, तो ये सिलेबस चेंज होने की वजह से हुआ है। 6 चैप्टर हमारा है समाज और अर्थव्यवस्था। उस टाइम पे जो है मध्यकालीन भारत जो था उसमें समाज और अर्थव्यवस्था कैसी रही थी वो हमें इसमें जानना है। 7th और 8th में आता है सूफी सिलसिला के बारे में, भक्ति आंदोलन के बारे में। और 8 चैप्टर हमारा है पंथ, जगन्नाथ और वारकरी, महिला भक्त वगैरह। ये सब क्या है, धर्म को लेकर सूफी सिलसिला या मुस्लिम जो भारत आए थे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, मुस्लिम ने किस तरीके से राज किया था भारत में, उसी के पूरा इतिहास हमें जानना है इसमें। तो ये वंश वगैरह इसमें बताया जाएगा आपको, मैं आगे आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इतिहास रहा था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब कि 1200 से लेकर 1550 तक का जो काल रहा था, इसमें बहुत सारे वंश आए थे, जिसमें सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसने जो राज किया था इंडिया पर 1206 से लेकर 1290 तक का। वहीं आया उसके बाद फिर खिलजी वंश, 1290 से लेकर 1320 तक का इसने राज किया था। इट मीन्स 30 साल इसने राज किया था। और वहीं तीसरी बार जो है 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश था जिसने भारत पर राज किया था। चौथा हमारा वंश है सैयद वंश, 1414 से लेकर 1451 तक इसने राज किया था। और वहीं लास्ट में लोधी वंश था जो 1451 से लेकर 1526 तक का काल इनका रहा था। तो समझ लो 1200 से लेकर 1526 तक चला था ये काल। तो इसीलिए जो हमारी हिस्ट्री है इसी में ही इन्वॉल्व है, 1200 से लेकर 1550 तक। वहीं हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के इतिहास को लेकर कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस प्रकार से हुई थी और इसका इतिहास क्या रहा था और मुख्य स्रोत वगैरह इसमें बताने थे। तो स्रोतों का सर्वेक्षण हमें करना था इसमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास को लेकर। तो क्या क्या मुख्य स्रोत रहे थे इसमें कि जो है साहित्यिक स्रोत और अभिलेख, ये दो ही चीज़ें इसमें दे रखी है। मालफुजात और प्रेमाख्यान उसमें डिटेल्स वगैरह दे रखी है। तो यही क्वेश्चन जो है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या स्रोत रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो साहित्यिक स्रोतों का एक महत्व इसलिए है क्योंकि मुसलमान जो है अरबों और ईरानियों के बीच इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है वो बहुत ज़्यादा विकसित रही है। और इनके ऐतिहासिक दृष्टिकोण में कुछ अंतर भी है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण की मतलब कि पहले के टाइम पे इतिहास को लेकर ये अपने लेख वगैरह जो होते थे इनके, साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या होता है कि साहित्य वगैरह जो होते थे इनके, इट मीन्स कि जो किताबें वगैरह ये लोग लिखते थे, साहित्य लेख वगैरह लिखना, किसी जो वंश रहा था वहाँ पे इतिहास क्या रहा था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, तो ये पूरी डिटेल कहाँ हमें नज़र आती है, साहित्यिक स्रोतों में। तो इनके ऐतिहासिक दृष्टिकोणों में भी बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला था। जैसे कि हम कह सकते हैं अरबों द्वारा लिखित कुछ रचनाएं जो हैं सामान्य इतिहास से अधिक संबंधित थी। जो सामान्य इतिहास रहा है उससे कुछ रचनाएं मिलती जुलती थी, कुछ रिलेटेड थी। लेकिन वहीं हम देखें तो ईरानियों की रचना सिर्फ राज दरबारों और शासकों की जीवनी वगैरह उपलब्धियों तक ही सीमित रही।
क्योंकि भारत आने वाले जो तुर्क थे शासक ईरान की सभ्यता और संस्कृति से अधिक प्रभावित हुए थे, इसलिए दिल्ली सल्तनत में इतिहास लेखन की जो परंपरा विकसित हुई उसमें ईरानी परंपरा का ही प्रभाव हम देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है कि भारत आने वाले जो तुर्क जो है उसके उन्होंने भारत में आक्रमण वगैरह भी किया था और उसी चक्कर में ईरान की सभ्यता और संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुए थे। तुर्क वगैरह भारत में आए थे और उन्होंने ईरान की सभ्यता को और संस्कृति को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और वहीं हम देखें तो दिल्ली सल्तनत में इतिहास लेखन की जो परंपरा पहले से ही लिखी आ रही है, एक जो इतिहास रहा था 1200 से पहले के टाइम में भी जो है इतिहास लिखना शुरू हुआ था। उससे बहुत पहले के टाइम से ही इतिहास को लिखा जा रहा था, साहित्यिक स्रोत उसमें भी इन्वॉल्व थे। लेकिन हम 1200 से लेकर 1550 तक के बीच का काल हम जानेंगे। और वहीं हम देखें तो ईरानी लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहे थे, इनका प्रभाव इसमें बहुत ज़्यादा बना हुआ था। अब इसके स्रोत हम देखें तो 6 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं हम इसे। तो सबसे पहला है सामान्य इतिहास से संबंधित रचनाएं, कि सामान्य इतिहास क्या था उसमें। तो इस श्रेणी की रचनाओं में सारे विश्व अथवा कभी कभी मुस्लिम जगत के सामान्य इतिहास का वर्णन किया जाता है। मुस्लिम जगत के मुसलमान किस तरीके से रहे थे उसका इसमें वर्णन किया गया है। और इस संदर्भ में जो भारत है, भारत में मुस्लिम शासन का भी उल्लेख किया गया है। मुस्लिम शासन के मतलब कि भारत में किस वंश ने आक्रमण किया था और भारत का इतिहास रचा था, मुस्लिम ने किस प्रकार से वहाँ पे राज किया था, कैसे कैसे वंश आए थे, उसमें आप आगे जानेंगे। तो ऐसी रचनाओं में मिन्हाज सिराज की रचना है। मिन्हाज सिराज जो है इन्होंने इतिहास लिखा था, तबकात-ए-नासिरी का नाम लिया जाता है। तो इस रचना में इस्लाम से में पूर्व विभिन्न पैगंबरों की जीवनी का वर्णन किया गया है। जो पैगंबर रह चुके हैं 1400 साल पहले के टाइम पर, तो उस पैगंबरों की जीवनी का इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है तबकात-ए-नासिरी में। और इसमें इस्लाम की उत्पत्ति से लेकर इल्तुतमिश द्वारा संगठित शमसी सामंतों का दल का इतिहास भी इसमें देखने को मिलते हैं। इल्तुतमिश का जो इतिहास रहा था, उनका जो कब्जा रहा था देश में, वो सब इसमें हम देखने को मिलते हैं। और ये जो रचना है वो 23 अध्ययनों में विभक्त है। 23 अध्ययन मतलब कि 23 पाठों में डिवाइड कर रखा है, जिन्हें तबकात कहते हैं। और इसमें ऐतिहासिक घटनाएं भी हम देखने को मिलते हैं और महापुरुषों की जीवनी भी संकलित है। इस रचना की सबसे बड़ी त्रुटि है कि इसमें तिथि क्रम पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन इसका महत्व यह है कि भारत में तुर्क आक्रमणों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और इल्तुतमिश के शासनकाल के लिए यह एकमात्र विश्वसनीय स्रोत के रूप में हम देखने को मिलता है। अब क्या है कि ये जो रचना लिखी गई थी तबकात-ए-नासिरी, जिसने लिखी थी, किसने लिखी थी, ये तबकात-ए-नासिरी लिखी थी मिन्हाज सिराज ने लिखी थी तबकात-ए-नासिरी। तो 23 अध्ययनों में विभक्त भी है। और वहीं हम देखें तो इसमें तिथि क्रम नहीं है। तिथि क्रम का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट इसमें डेट नहीं दे रखी है कि कब से कब तक इन लोगों का तुर्कों ने आक्रमण किया था। और जो इल्तुतमिश है उसके शासनकाल के बारे में एग्जैक्ट इसमें डेट नहीं बताई गई है। लेकिन इसका महत्व कहाँ बना हुआ है, तुर्क आक्रमणों को लेकर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई थी और इल्तुतमिश के शासनकाल के लिए ये एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में हम देख सकते हैं। इससे हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। वहीं दूसरा स्रोत हम देखें, भारत के इतिहास से विशेष रूप से संबंधित ग्रंथ है। ये कैसे, इस श्रेणी में वह रचनाएं आती है जिनमें केवल दिल्ली सल्तनत के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसमें सिर्फ दिल्ली सल्तनत का इतिहास क्या रहा था, किस तरीके से तुर्कों ने आक्रमण किया था इसमें और इल्तुतमिश ने राज किया था, वो सब इसमें बता रखा है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दे रखा है जियाउद्दीन बर्नी की रचना। जियाउद्दीन बर्नी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए इसकी रचना बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसमें इन्होंने दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा इतिहास लिखा है, जो 1357 ईस्वी में पूरी हुई थी। इसमें इल्तुतमिश के शासनकाल के बाद की घटनाओं से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के आरंभिक 6 वर्षों का उल्लेख इसमें हमें देखने को मिलता है। इसमें इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा था दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद, उसकी घटनाओं से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल हम देखेंगे तो उसके आरंभिक 6 वर्षों का उल्लेख इसमें हमें देखने को मिलता है। तुगलक वंश जो आया था, इसी में ही फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है उनका शासनकाल भी इन्वॉल्व हुआ था।
अब वहीं हम देखें तबकात नासिरी का वर्णन जहाँ समाप्त होता है वहाँ से आगे की घटनाएं इस पुस्तक में हमें देखने को मिलती है। अब तबकात नासिरी जो पहले मैंने आपको बताया था सामान्य इतिहास, उसमें घटनाएं हैं तबकात नासिरी, तो उसका वर्णन जहाँ समाप्त हुआ था उसी के बाद की जो घटनाएं वगैरह हैं वो इसमें हमें देखने को मिलती है। बर्नी की इम्पोर्टेंस इसलिए देखने को मिलती है, जो हमारी तुगलक वंश जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद की घटनाएं इसमें इन्वॉल्व है, इल्तुतमिश की शासनकाल के बाद की। अब बर्नी की जो रचना थी वो आमतौर से विश्वसनीय है और इसके द्वारा उल्लिखित अनेक घटनाएं स्वयं उसके सामने घटी थी। कुछ ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी घटनाएं थी उसके सामने घटी थी जिसकी वजह से उसने अपनी पुस्तक में लिखा था। लेकिन बर्नी की पुस्तक में महत्वपूर्ण दोष ये है कि बर्नी अपने संकीर्ण विचारों के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में उसका वर्णन विशेष रूप से पक्षपातपूर्ण रहा है। अब क्या है कि सबसे बड़ी त्रुटि इसमें देखने को मिलती है, सबसे बड़ी गलती हम इसमें देख सकते हैं कि जो बर्नी है अपनी ऐतिहासिक घटनाएं जो उसके सामने घटी होती हैं, अपने विचारों को, ऐतिहासिक तथ्य जो होते हैं उसको तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत करता है, जिसकी वजह से जो है मोहम्मद बिन तुगलक इसकी स्टोरी वगैरह में बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के हम देखने को मिलती है। उसने अपनी विचारधाराओं को इसमें इन्वॉल्व किया है। अब उसका वर्णन विशेष रूप से हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके संबंध में भी उसने वर्णन किया है। अब ये जितनी भी पुस्तकें वगैरह हैं उसका मैं एक आपको इंट्रोडक्शन दूंगी थोड़ा ब्रीफ में आगे चलकर। थर्ड है ऐतिहासिक रचनाएं जिसमें नैतिक आदेश इन्वॉल्व है। निहित मतलब इन्वॉल्व होना। इस श्रेणी में शमसे सिराज अफीफ की रचना देखने को हमें मिलती है तारीख़ फिरोज शाही में। अब शमसे सिराज अफीफ की रचना है, इन्होंने लिखी है तारीख़ फिरोज शाही। ये इसका जो घटनाएं हैं जिसमें फिरोज तुगलक के शासनकाल की घटनाएं इसमें इन्वॉल्व, तुगलक वंश जो स्टार्ट हुआ था उसी के बीच में ये फिरोज तुगलक जिन्होंने राज किया था दिल्ली में, उसका विचार पूर्वक वर्णन इसमें किया गया है। जहां एक और इस रचना में राजनीतिक, प्रशासनिक और यदा कदा सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन भी इसमें किया गया है। उस टाइम पे जो इतिहास रहा है इनका फिरोज तुगलक का, तो जो इन्होंने शासनकाल में क्या क्या वहाँ की हालत थी, राजनीतिक, प्रशासनिक देखने को मिलेगा, सामाजिक और आर्थिक जीवन है उसमें वर्णन किया गया है। और वहीं इसमें शासकों की नीतियों का औचित्य अथवा दोष भी समझाने का प्रयास भी किया गया है। औचित्य अथवा दोष मतलब कि जो भी उनमें गलतियां हैं वो भी गिनवाई गई हैं वहाँ के शासकों की नीतियों में। और अफीफ द्वारा इतिहास लेखन में यह एक नई परंपरा का आरंभ था जो आगे चलकर अबुल फजल द्वारा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। अब इतिहास लेख में एक नई परंपरा का आरंभ भी इसमें हमें देखने को मिलता है जो है प्रशस्तियाँ। अनेक शासकों के काल में उनकी उपलब्धियों का विभिन्न रचनाओं में वर्णन किया गया है। फोर्थ पॉइंट हमें देखने को मिलता है प्रशस्तियों के बारे में कि शासकों के काल जो रहे थे उसमें उनकी उपलब्धियों का उसमें विभिन्न रचनाओं में वर्णन तो किया गया है जिनका उद्देश्य शासक की महानता और उसके गुणों का वर्णन करना है, जो उनकी महान किस तरीके से रहे हैं, वहाँ के शासन काल में किस तरीके से उन्होंने राज किया है, किस तरीके से उन्होंने अपने देश को चलाया है, तो उनकी गुण वगैरह का वर्णन करना है। ऐसी प्रशस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बदरुद्दीन द्वारा रचित शाहनामा है जो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखी गई है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक काल में ही, तुगलक वंश में ही देखने को हमें मिलेगा, जो शाहनामा नाम से लिखी गई है। जिसने लिखी है, बदरुद्दीन ने। साहित्य के दृष्टिकोण से ये रचना विशेष रूप से महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन ऐतिहासिक जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। प्रशस्तियों में मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखी गई थी शाहनामा। ये सिर्फ रचना विशेष रूप से महत्वपूर्ण तो नहीं है, स्पेशली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऐतिहासिक जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा इसका महत्व हम देखने को मिलता है। वहीं हम देखें साहित्यिक रचनाएं जिनका ऐतिहासिक महत्व भी है। साहित्यिक रचनाओं में क्या आ सकता है, अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसकी रचनाएं वगैरह बहुत सही थी, जिसमें से पहली रचना इसकी थी खजानुल फुतूह, जिसमें अलाउद्दीन के एक शासनकाल के आरंभिक 16 वर्षों का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। जो अलाउद्दीन जो है खिलजी है, खिलजी वंश जो शुरू हुआ था उसी में ही शासनकाल के 16 वर्ष हमें इसमें वर्णन इसमें किया हुआ है। और जो अलाउद्दीन
के शासनकाल की एकमात्र समकालीन रचना है। ये जो अलाउद्दीन है उसके शासनकाल की सबसे समकालीन रचना है, एकमात्र एक ऐसी समकालीन रचना है। और इसके अतिरिक्त मालिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का विस्तृत वर्णन इसी रचना में हमें मिलता है। यूँ तो अमीर खुसरो को 90 से अधिक पुस्तकों का रचयिता माना जाता है, क्योंकि अमीर खुसरो है बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो उपलब्ध है वो इन्वॉल्व मतलब कि सबसे ज़्यादा इनमें से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उपलब्ध नहीं है, वो हमें देखने को नहीं मिलती है। राजनीतिक घटनाओं के अलावा भी अमीर खुसरो की रचनाएं सल्तनत कालीन भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हमें प्रदान करती है। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनमें हम देखने को मिलती है नूसिफहर और इजाज़े खुसरवी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत से संबंधित एक अन्य ऐतिहासिक रचना हम देखने को मिलती है फुतूस लातीन जो 1350 ईस्वी में इसामी द्वारा लिखी गई थी। अब ये जो काल चला आ रहा है ये इसामी ने लिखी है फुतूस लातीन, और इसके अतिरिक्त ये एक महाकाव्य के रूप में भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें गजनी के राज्य के उदय से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक की घटनाओं का वर्णन इसमें है। अब ये जो है एक महाकाव्य के रूप में हम इसे देख सकते हैं। गजनी का जो शुरुआत हुई थी, शासनकाल हुआ था, वहाँ से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासनकाल का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। बर्नी और इसामी समकालीन लेखक हैं और इनकी रचना एक दूसरे की पूरक भी है, मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती भी है। बर्नी और इसामी जो है, अब बर्नी और इसामी की जो नाम है कुछ ऐसे जिन्होंने ये साहित्य लिखे हैं, लोगों ने महाकाव्य वगैरह जो लिखे हैं, इसको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आगे आपको। प्रशासनिक सिद्धांत संबंधी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना है जियाउद्दीन बर्नी। अब बर्नी की बात आई, इसामी और बर्नी की बात आई। जियाउद्दीन बर्नी की जो है फतावे जहांदारी, ये एक नाम है महाकाव्य का। इसमें प्रशासनिक सिद्धांतों और आदर्शों पर विचार प्रकट किया गया है। नैतिक सिद्धांत वगैरह भी देखे गए हैं, प्रशासनिक सिद्धांत और आदर्श वगैरह है उस पर विचार विमर्श इसमें किया गया है। और सल्तनत कालीन प्रशासन और सुल्तानों को प्रशासनिक नीतियों को समझाने में यह रचना अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक है। मतलब कि जो उस टाइम पे जो काल रहा था, सुल्तानों का काल रहा था, सल्तनत रहा था, जो प्रशासन जो वहाँ पे राज कर रहे थे देश में, जो देश को चला रहे थे, वहाँ के सुल्तान हो गए, तो उसमें क्या है, उनकी नीतियों को समझाने के लिए प्रशासनिक नीतियाँ, प्रशासनिक का मतलब क्या होता है, जो उनके कानून वगैरह थे, रीति रिवाज थे, कानून जो होता है देश का, जैसे कि हमारा प्रशासनिक जो हमारा कानून वगैरह है, उनकी नीतियाँ वगैरह जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, उनको समझाने में भी ये रचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण नीति को समझने में भी इस रचना ने जो है रचना से सहायता हमें मिली है। वहीं हम देखें सूफी संतों से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथ वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें संत चरित संबंधित ग्रंथ की रचना भी हुई है। सल्तनत काल में सूफियों के जीवन चरित मतलब करेक्टर, सैद्धांतिक व्याख्याएं वगैरह जो हैं, उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स रहे थे, धार्मिक कर्मकांड थे, और धर्म को लेकर किस तरीके से उनकी विचारधाराएं थी, वो सब इन ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है शायर जो है अमीर हसन सिजजी के फवादुल फुआयद। तो तत्कालीन समाज पर प्रकाश हमें पड़ता है। इट मीन्स के समाज कैसा था वहाँ पे इसमें लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है। अब आता है खैरुल मजालिस का लेखक जो है वो हामिद कलंदर था। खैरुल मजालिस नाम है, सूफियों के बारे में उसमें बताया गया है, और उसके लेखक क्या है, हामिद कलंदर। थोड़े बहुत नाम याद रहे तो कर लेना, अदरवाइज इतने नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं। सूफियों के जीवन संबंधित कुछ लेख थे, उसमें से सबसे पहला है तज़किरा मीर खुर्द का है, जिसने चिश्ती संप्रदाय के भारतीय सूफियों के विवरण का संकलन सियरुल औलिया नामक शीर्षक से किया था। सियरुल औलिया नामक शीर्षक इन्होंने है, चिश्ती संप्रदाय के बारे में उसमें पूरी डिटेल दे रखी। शेख जमाली द्वारा संकलित जियरुल औरिफिन में भी उसी विषय का वर्णन है, किंतु इसमें कुछ ऐसे अतिरिक्त ब्यौरे मिलते हैं जो अन्यथा उपलब्ध नहीं है। अब भारतीय सूफियों का सामान्य इतिहास क्या है, अब्दुल हक देलवी का अब अखबारुल अखियार है। मोहम्मद गौस के गुलजारे अबरार में अनेक सूफियों का वर्णन है। कुछ है नाम, गुलजारे अबरार हो गया, नाम हो गया, अखबारुल अखियार हो गया,
ये एक दो वर्ड्स हैं जो इनको आप इजीली लिख सकते हैं, जिनके जीवन और कार्यकलाप में हमें सुल्तानों के समय की बहुत सारी रोचक सामाजिक और राजनीतिक पद्धतियों का ज्ञान हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो पुरातत्व संबंधी स्रोत है उसकी सल्तनत कालीन इतिहास के अध्ययन के लिए कम है, लेकिन इसके अपोजिट अगर हम देखें तो इस काल के जो भवन है अब भी सुरक्षित स्थिति में है, जिनसे भवन निर्माण कला, तरण कला, आर्थिक संपदा और हिंदू इस्लामी संस्कृति के विकास की पद्धति को समझने में सहयोग मिलता है। इट मीन्स कि क्या है कि इनमें बहुत सारे ऐसे भवन वगैरह हैं जो सुरक्षित हैं, जिसको हम कला में यूज़ कर सकते हैं, तरण कला के लिए यूज़ कर सकते हैं, संस्कृतियों को जानने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं हम देखें सुरक्षित स्थिति में मौजूद भवनों के अतिरिक्त मतलब कि अलावा अनेक भवनाशेष समस्त भारत में बिखरे पड़े हैं, जो सल्तनत कालीन शासकों की उपलब्धियों के स्मारक हैं। अब आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा इसके बारे में, जो इतिहास के कुछ स्रोत रहे थे, पुरातात्विक स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए, और अभिलेखों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, और सिक्के, मनके, मृद भांड वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये काल रहा था उसमें बहुत सारे भवन वगैरह हम पूरे देश में देखने को मिलते हैं, जो सल्तनत कालीन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। अभिलेख और सिक्के भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कम महत्वपूर्ण शासक जिनका विस्तृत वर्णन ऐतिहासिक रचनाओं में नहीं है, उनके शासनकाल की विभिन्न घटनाओं की तिथि और उनके राज्य की जो सीमा है निर्धारित करने में इनसे सहायता ली जा सकती है। कुछ ऐसे जो इन लोगों की जो डेट्स वगैरह हैं, जो ईयर वगैरह हम बता नहीं सकते किस टाइम तक इन लोगों ने शासनकाल किया था, इन साहित्यिक स्रोतों के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखने पर हम देखें तो साहित्यिक स्रोत जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अधिक सहायक भी हैं। ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना को लेकर, दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें जानकारी प्रदान हमें करता। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इससे रिलेटेड जो स्रोत वगैरह हैं वो मैंने आपको इसमें डिटेल बता दिया। अब मैं आगे बताती हूँ आपको जो सामान्य इतिहास रहा था 1260 का जो टाइम रहा था, उसमें आपको क्या करना है। तबकात नासिरी जो बुक लिखी गई थी, मिनहाज उस सिराज जुजनानी ने लिखी थी। ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। ये मैं आपको पूरे डिटेल में बता देती हूँ आपको, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर शॉर्ट नोट में भी पूछा जाए इन पुस्तकों के बारे में तो आप इजीली लिख सकें इसके बारे में कि क्या क्या था इसमें। तो तबकात नासिरी जो एक पुस्तक लिखी गई थी, जो 1260 को लिखी गई थी ये पुस्तक, और मिनहाज उस सिराज जुजनानी ने लिखी गई थी फ़ारसी भाषा में। और ये है काजी सदरे जहाँ तथा नासिरी मदरसा का प्रधान रहा था। जो मिनहाज उल सिराज जुजनानी है वो काजी साहब भी रहे थे, जो निकाह वगैरह पढ़वाते हैं मुस्लिम रिलीजन में, और सदर एश जहाँ तथा नासिरी मदरसा का प्रधान रहा था। नासिरी मदरसे का नाम है, वहाँ का प्रधान रहा था। और इस ग्रंथ में पैगंबर मोहम्मद से लेकर नसीरुद्दीन मोहम्मद तक के काल का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। अब तुर्कों की आरंभिक विजय का ये एकमात्र उपलब्ध वृत्तांत है, और ये ग्रंथ भारत पर तुर्क आक्रमण, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें तुर्क आक्रमण के बारे में, दिल्ली में जो सल्तनत की स्थापना हुई थी उसके बारे में, और इल्तुतमिश एवं रजिया के शासनकाल, रजिया सुल्तान के बारे में आप लोग जानते होंगे, उनके शासनकाल के अध्ययन के लिए एकमात्र समकालीन और प्रामाणिक स्रोत के रूप में हम इसे देखने को मिलता है। अब ये जो पुस्तक है वो भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण का वर्णन भी करती है। अपनी रचना में उन्होंने अपने समय के 25 अमीरों की जीवनी को शामिल किया है। 25 अमीर उस टाइम पे कौन थे? 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश के ग्वालियर अभियान के दौरान सिराज उसके साथ था। वह सेना का उत्साह बढ़ाने वाले उपदेश दिया करता था। इल्तुतमिश के बारे में वह कहता है कि कोई भी राजा इतना दयालु विद्वानों और वृद्धों के प्रति श्रद्धालु राजा अपने प्रयासों से कभी भी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। मतलब कि एक इसमें ये बताया गया है, इल्तुतमिश के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में कि कोई भी ऐसा महान इंसान, कोई भी ऐसा राजा इतना दयालु नहीं है, कोई ऐसा श्रद्धालु नहीं है जो बिल्कुल वृद्धों को देख लेगा या फिर उनकी सेवा कर लेगा, ऐसे प्रयास कर लेगा, बिल्कुल अच्छा राजा बन के दिखाएगा। कभी भी वो साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ है आज तक।
मिन्हाज नासिर उल दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी और इतिहासकार भी था, और इस रचना में वह नसरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहते हैं। नसरुद्दीन जो है उनको दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहता है। अब इसने गोरी राजवंश या गोरी सिलसिला भी लिखी है। तबकात-ए नासिरी में 23 अध्ययन है और ये पुस्तक दिल्ली में सल्तनत राज्य की इतिहास का मुख्य स्रोत हम देखने को मिलते हैं। अब तबकात-ए नासिरी जो है 1229 से लेकर 1230 में दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ बंगाल में खिलजी विद्रोह की जानकारी का एकमात्र स्रोत भी हमें देखने को मिलता है। जो तबकात नासिरी है वो दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ जो बंगाल में खलजी विद्रोह हुआ था उसकी जानकारी भी इससे हमें देखने को मिलती है। अब इसमें नेक्स्ट देखने को मिलता है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसने लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने। बर्नी के बारे में मैंने आपको बताया था दूसरे पॉइंट में। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में इन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही को लिखा था और इस पुस्तक को ऐतिहासिक ग्रंथ की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और ये फ़ारसी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। बर्नी जो है गयासुद्दीन तुगलक, ये जियाउद्दीन बर्नी अलग है, गयासुद्दीन अलग है। गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक का समकालीन था और यह फ़िरोज़ शाह तुगलक की प्रशंसा करता है और उसे आदर्श एवं श्रेष्ठ सुल्तान मानता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक की प्रशंसा कौन करता है? बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो है फ़िरोज़ शाही की जो इन्होंने जो राज किया था देश पे, उस टाइम पे इनका शासनकाल जो रहा था, तो इनकी प्रशंसा भी करता है और उसे आदर्श और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानता है। इस किताब में बर्नी ने बलबन के शासनकाल से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के 6 वर्ष तक के इतिहास का इसमें वर्णन हमें मिलता है। बर्नी ने सुल्तानों और उनके सैनिक अभियानों के अलावा उस समय की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक दशा और न्याय व्यवस्था का भी इसने वर्णन इसमें किया है। अब उसने साम्राज्य के उच्च पदाधिकार, अमीर, सूफी संत, इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है। सैन्य अभियान, सामाजिक आर्थिक क्या स्थिति रही थी वहाँ पे, वो सब इसमें देखने को हमें मिलता है। बर्नी ने अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था, इन सब चीज़ों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। आर्थिक सुधारों के बारे में आप लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। ये स्रोत के बारे में बताया कि बर्नी ने जो हमारी जो एक पुस्तक लिखी थी उसमें क्या स्टोरी लिखी हुई थी, तो इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था और आर्थिक सुधार क्या क्या किए थे अलाउद्दीन की, तो वो सब उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। राजस्व प्रशासन की पूरी तरह से वर्णन इस पुस्तक में प्रमुख विशेषता है। बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही की ठीक वहाँ से लिखना शुरू किया था जहाँ से मिन्हाज उस सिराज ने तबकात नासिरी को छोड़ा था। तबकात नासिरी जैसे मैंने आपको बताया जो लिखने पुस्तक ख़त्म की थी, उसी के बाद ही तारीख़ फ़िरोज़ शाही, उसके आगे का सल्तनत काल जो रहा था उसके बारे में डिटेल इसमें दी गई है। उसने अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था का वर्णन किया। हिंदू और काफिर वस्तुओं की चोरी करते थे। उन्होंने ये लिखा कि जो हिंदू और काफिर लोग थे वो वस्तुओं की चोरी करते थे। उसने मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। बर्नी ने विभिन्न विषयों का अध्ययन किया था परंतु उसे सबसे अधिक इतिहास ने प्रभावित किया है। ये पूरी डिटेल बताई थी कि उसकी जो चोरी वगैरह करते थे हिंदू और काफिर वगैरह, जो उसके लिए मुद्रा व्यवस्था क्या रखी वो। अब बर्नी के बारे में हमने पढ़ा था तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखा था, लेकिन ये है तवारीख़ ए फ़िरोज़ शाही। तवारीख़ यूज़ करेगा, इसका यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तवारीख़ ए फ़िरोज़ शाही ये पुस्तक लिखी गई है, किसने लिखी है? शम्स सिराज अफ़ीफ़ ने इस पुस्तक की रचना की है। और अफ़ीफ़ की ये जो पुस्तक है फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल का विस्तृत वर्णन हमें देती है। जिसकी जो ये पुस्तक लिखी थी वो 1300, जब ये पब्लिश हुई थी 1398 के टाइम पर ये पुस्तक पब्लिश हुई थी। और अफ़ीफ़ ने तैमूर के आक्रमण का कुछ समय बाद का इसमें वर्णन किया गया। फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल का इसमें वर्णन किया गया। ये भी फ़ारसी लैंग्वेज में ही लिखी गई है। और फ़िरोज़ शाह के शासनकाल की जो सैन्य राजनीतिक व्यवस्था में राजस्व सुधार, नहरें बनवाना और प्रशासनिक व्यवस्था का इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है। वह फ़िरोज़ शाह के शासनकाल के आर्थिक समृद्धि की चर्चा करता है और उसके अनुसार दोआब से 80 लाख टंका की आय होती थी तथा दिल्ली का राजस्व 6 करोड़ टंका तक था। ये उस टाइम पे जो मुद्रा थी वो सब है, इसमें 80 लाख टंका आय होती थी पहले के टाइम पर, लेकिन जो दिल्ली का राजस्व है वो 6 करोड़ टंका था। और फ़िरोज़ शाह द्वारा प्रचलित जागीर
प्रथा का भी इसमें वर्णन किया गया है। जागीरदारी आप लोग जानते होंगे, जो टैक्स वगैरह पे करने के लिए बोला जाता है, जो बड़े बड़े जो किसान वगैरह पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर वगैरह करते हैं, उनको इंटरेस्ट पर उधार देते हैं जागीर वगैरह, जागीरदार, वो सब इसमें उसके काल के बारे में, जागीर प्रथा जो थी इस टाइम पर ही थी फिरोज शाही में, उनका भी वर्णन इसमें देखने को हमें मिलता है और फिरोज शाह के शासनकाल की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब नेक्स्ट है इसमें सीरत फिरोज शाही। एक अज्ञात लेखक ने इसकी रचना की थी, जिसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसने ये पुस्तक लिखी थी, सीरत फिरोज शाही। और इसकी तारीख फिरोज शाही का विस्तृत संस्करण हमें देखने को इसमें मिलता है। इसमें सुल्तान फिरोज शाह की प्रशंसा इसमें की गई है। एक और था तुगलक नामा, जिसने लिखी थी, ये लिखी थी खुसरो ने, अमीर खुसरो ने लिखी थी ये। इसमें तुगलक वंश के शासनकाल का इतिहास हमें देखने को मिलता है और इस किताब में गयासुद्दीन तुगलक की खुसरो शाह पर जीत का उल्लेख है, जिसके परिणाम स्वरूप तुगलक वंश की स्थापना हुई थी और इस अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कृति से माना जाता है तुगलक नामा को। लॉन्ग नोट आया तो आपको इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है, स्रोतों के बारे में इसमें आपको बताना है और शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है एक पर्टिकुलर बुक के नाम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।